जय हिंद साथियों। देखिए, आज आप सब भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत टॉपिक पढ़ेंगे महान्यायवादी। ये आप सबकी वनडे एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप सबसे रिक्वायरमेंट है कि आप सब पूरी एकाग्रता के साथ इसको समझें। इसके जितने वन लाइनर क्वेश्चन है हम आप सबको लास्ट में एक एक क्वेश्चन से आप सबको समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन से आप सबको अवगत कराएंगे। सो आप सब पूरी एकाग्रता के साथ अच्छे से जुड़िए। सबसे पहले समझिए कि महान्यायवादी क्या है। तो इसको भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहा जाता है। इसको भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहा जाता है। इसका देखिए, सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे थ्योरी पूरी पढ़ने के बाद फिर आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन का फटाक से जवाब भी देना और उनको याद भी रखना। और आप सब अपने एग्जाम में इसके टॉपिक जितने इसके क्वेश्चंस बने पूरे फोड़ देना। चलिए देखिए, जो महान्यायवादी है यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। तो देखिए, आप सबको पता है कि अपने यहाँ की जो शासन व्यवस्था है पूरी नेताओं के हाथ में है। और जिन नेताओं ने कभी बॉर्डर पे नहीं गए उनको रक्षा मंत्री बना दिया जाता। जिन नेताओं ने कभी एसएससी का पेपर नहीं दिया उनको रक्षा मंत्री बना दिया जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि ये इतने बड़े बड़े कानून बनाते हैं। इतने बड़े बड़े कानून का ज्ञान कौन देता है इन्हें? तो इतने बड़े बड़े कानून का जो ज्ञान है वो महान्यायवादी ही देता है, अटॉर्नी जनरल ही देता है। सो आप सबको याद रखना कि इसका जो संविधान में प्रावधान है हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो संविधान में अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी की व्यवस्था की गई है और यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। सो आपको एक क्वेश्चन याद होगा कि महान्यायवादी जो है उसके संविधान में कहां प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में इसका संविधान में प्रावधान किया गया है। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट है इसका नियुक्ति एवं कार्यकाल। तो याद रखना कि सबसे पहले इसकी योग्यताएं क्या है, कौन कौन सी योग्यताएं इसमें हो कि व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं हो कि वह भारत का न्यायवादी बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए महान्यायवादी बन सके तो इसकी जो योग्यताएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती हैं। इसकी जो योग्यताएं होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती हैं। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी बोले तो अटॉर्नी जनरल, 1 मिनट, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और उनमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक है। ये उच्चतम न्यायालय का जज नहीं होता है, उसमें वो योग्यताएं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अगर ग्रेजुएशन कर लिए तो डीएम की योग्यताएं, डीएम बनने की योग्यताएं आप में हैं। आप डीएम नहीं है, डीएम बनने की योग्यता है। डीएम और आप में अभी समझ जाइए शेर और सुअर का अंतर है। ठीक है, इसके लिए देखिए यहाँ पे उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो और उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के रूप में, हम कह सकते हैं उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों का उसे अनुभव हो कि वो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में 5 साल तक वो जज के रूप में काम कर चुका हो, 5 साल का उसको हाई कोर्ट में जज का एक्सपीरियंस हो। इसके बाद किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत बोले तो 10 वर्ष का उसे अनुभव हो और राष्ट्रपति के मतानुसार न्यायिक मामले में वह योग्य व्यक्ति हो। ठीक है, अब देखिए इसको राष्ट्रपति द्वारा जब नियुक्त किया जाता तो आप सबको पता है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है? मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही इसे नियुक्त किया जाता है और यह सरकार का एक प्रकार का वकील है। आप ऐसे समझ लीजिए कि विपक्ष द्वारा, अन्य किसी पार्टी दल द्वारा जब सरकार पर जो मुकदमे लगाए जाते हैं तो उनके मुकदमे के लड़ने के तौर पर यही जो महान्यायवादी है यह उच्च न्यायालय में पेश होता है, यही उस मुकदमे को लड़ता है। ठीक है, अब बताइए इसके बाद तो अब इसकी नियुक्ति एवं कार्यकाल। अब नियुक्ति का कार्यकाल हमें पढ़ना है। नियुक्ति हम पढ़ चुके कि महान्यायवादी के कार्यकाल जो है वो संविधान में निश्चित नहीं है। इसके कार्यकाल और इससे पद से हटाने की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ ये हुआ कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे
कहेगा निकल लो, ठीक है, जब चाहे तब कह सकता है निकल लो, और इसकी कोई शैली की व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है, ठीक है। इसके बाद इसका अर्थ है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, महान्यायवादी के कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, इसके अलावा उसको हटाने को लेकर कोई मूल व्यवस्था नहीं की गई है, अपने पद पर राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकता है, और इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को किसी भी समय अपना, हम कह सकते, त्याग पत्र दे देगा, और वह पद मुक्त हो सकता है त्याग पत्र देके। परंपरा है कि जब सरकार मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो उसे त्याग पत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देती है तो फिर इसको भी त्याग पत्र देना पड़ता है, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर सिफारिश पर इसकी नियुक्ति होती है। कार्य एवं क्या बोलो, शक्तियां, तो जो इसकी कार्य हैं और इसकी जो शक्तियां हैं वो क्या है, इसको समझिए। तो भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए हैं। तो अब आप सबको इतना क्लियर हुआ। मैं पहले ही बता रहा कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसको इतने बड़े बड़े कानून बनाने के लिए, देखिए आपको पता है कि 2017 में जीएसटी इतना बड़ा कानून आया था, और आज तक अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता, तो ये नेता लोग कैसे बना लेते, तो यह महान्यायवादी ही उसको क्या देता है, सलाह, ठीक है। इसके बाद विधेयक रूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसके बाद अब आपका डाउट होगा कौन कौन से कार्य सौंपे जाते, क्योंकि जो काम सौंपे गए हैं राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद को, तो उस पर उसको सलाह देनी होती है। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपे जाते हैं। जैसे हम कहें भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से उसे पेश होना पड़ता है। तो इसका अर्थ आप लोग समझ गए कि उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से यह वकालत करने के रूप में पेश होता है। संविधान के अनुच्छेद, जी आप सबके लिए आईएमपी हो जाएगा, ध्यान रखना कि अनुच्छेद 143 के तहत 143 में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का यह क्या करता है, प्रतिनिधित्व। इसके बाद सरकारें से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का भी अधिकार है। तो हम तो इतना कह सकते हैं कि महान्यायवादी जो है इसको पूरे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का, हम कह सकते हैं, और वकालत करने का पूर्ण अधिकार है। इसके बाद आप बताइए, इसके बाद इसके अधिकार एवं मर्यादा, भारत के किसी भी क्षेत्र में अदालत महान्यायवादी की सुनवाई का अधिकार है, और इसके यहाँ पे इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में मत अधिकार बगैर इसको संसद में एक जो संसद के सदस्यों की योग्यताएं होती हैं, वो योग्यताएं होती हैं, उनके अधिकार होते हैं, वही इसके योग्यताएं अधिकार जो संसद के सदस्य के होते हैं वही इसके होते हैं। उतना ही किसी भी प्रस्ताव पर संबोधन कर सकता, सदन को संबोधन कर सकता, किसी प्रस्ताव पर बोल सकता, लेकिन उसे वोट डालने का, किसी प्रस्ताव पर वोट डालने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। जो संयुक्त बैठक होती है वो राष्ट्रपति बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता जो करता है लोकसभा स्पीकर करता है। एक संसद सदस्य की तभी जो सभी भत्ते और विशेषाधिकार इसको मिलते हैं, सभी भत्ते मिलते, और इसको पूरे संसद के सदस्य के रूप में जैसे पूरे भत्ते मिलते हैं, विशेषाधिकार मिलते हैं। आप सबको पता है भत्ते में इसे बहुत आलीशान बंगला, जेट सिक्योरिटी और बहुत अच्छे से अच्छी पूरी सुविधाएं इसको मिलती हैं। महान्यायवादी निम्नलिखित सीमाएं ताकि अपने कर्तव्यों का और किसी भी तरह का संघर्ष जटिलता से मतलब कर सके। जब इतनी चीजें मिल रही हैं तो अपना उसे कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करना पड़ेगा। तो देखिए, वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। भारत सरकार के खिलाफ एक भी शब्द महान्यायवादी कहीं विश्लेषण नहीं कर सकता। इसके बाद जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। इसके बाद बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी अन्य
अन्य व्यक्ति का आपराधिक मामलों में बचाव नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है तब जब तक भारत सरकार उसको अनुमति ना दे दे। भारत सरकार उसको अनुमति दे दे कि हाँ इस व्यक्ति का आप मुकदमा लड़ लीजिए, तो जाके महान्यायवादी उस व्यक्ति का मुकदमा, निजी मुकदमा लड़ सकता। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद अब अपन लोग समझेंगे वो क्वेश्चन थ्योरी अपना खत्म हुआ। इतना ही है। संविधान में प्रावधान, इसकी मर्यादा एवं कार्य, अब आप सब समझ लीजिए। नियुक्ति एवं कार्यकाल, सब कुछ अपन लोगों ने समझ लिया। इसके बाद अब अपन लोग समझेंगे वन लाइनर क्वेश्चन जो आप सबके एग्जाम में बनेंगे। सो अब आप सब बिल्कुल पूरी एकाग्रता के साथ, मजबूती के साथ समझ रहे हैं, समझिए और क्वेश्चन का जवाब देते चलिए। वीडियो को रोक के इस टॉपिक की नोट्स बना लीजिए और अपने पॉलिटिकल सेशन बहुत अच्छे से। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तो महान्यायवादी, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसके बाद महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन सा व्यक्ति जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं, तो वो है महान्यायवादी। कि भाग लेने का अधिकार है, किसी प्रस्ताव पर बोलने का अधिकार है, सदन को संबोधित करने का अधिकार है, लेकिन किसी प्रस्ताव पर वोट अपना मत नहीं कर सकता। और जो बोलता है, संबोधन करता है तो भारत सरकार की ओर से। इसके बाद भारत सरकार को कानूनी मामलों में जो राय देता है, सलाह देता है, वो कौन देता है? महान्यायवादी। इसके बाद कौन सा व्यक्ति संसद सदन नहीं होता परंतु उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो वो है महान्यायवादी। महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो आपको मैंने बताया कि इसके संविधान में हटाने की, इसके कार्यकाल की, इसके सैलरी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसको हटा सकते हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति तब चाहे तब कहेगा निकल लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग समझेंगे नेक्स्ट महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना वेतन पारिश्रमिक मिलता है? तो लगभग उसका सबके जो सामने दिया जाता है, लगभग जो होता है 2.5 लाख के समथिंग। अब बताइए किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? तो वो है महान्यायवादी। इसके बाद भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं। यह किस अनुच्छेद में कहा गया? देखिए इस अनुच्छेद 88 में, अनुच्छेद कितने में बोलो? 88 में इस चीज का प्रावधान हुआ है कि सदन में भाग तो लेगा, संबोधन पर सदन का संबोधन भी करेगा, प्रस्ताव पर बोलेगा भी, लेकिन किसी भी प्रस्ताव पर, किसी भी कानून के लागू होने ना होने पर वोट नहीं कर सकता। इसके बाद एक अनुच्छेद और याद रखिए आप लोग, एक अनुच्छेद और याद रखिए 105 अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि मतलब जो महान्यायवादी है उसका कार्य क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, उसकी प्रतिरक्षा क्या है, ये जो व्यवस्था है वो कितने में की गई है? अनुच्छेद 105 में। ये भी याद रखना। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता? तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। इसके बाद आप सबको पता है कि एक केंद्र का है। इसी प्रकार राज्य सरकार भी कहती हमें भी चाहिए भैया विधि की सलाह देने के लिए, तो इनको राज्य सरकार को जो विधि अधिकारी होता है राज्य सरकार का विधि अधिकारी जो होता है उसको बोला जाता है महाधिवक्ता। क्या बोला जाता है? महाधिवक्ता, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 165 में किया गया है। इसके ऊपर भी हम बहुत अच्छे से आप सबको समझाएंगे, इस प्रकार से पूरे क्वेश्चंस लेके आएंगे। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे महान्यायवादी टॉपिक से। तो आप सबको एक पॉलिटी का बहुत अच्छे से आप सबका ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हुआ। आप सब देखिए, ईमानदारी से पढ़िए। आप सब, मुझे ये लगता है जितने ऑफलाइन में है, जितने ऑनलाइन में है, सब अच्छे से पढ़ते हैं। और आप सबसे रिक्वायरमेंट हमेशा एक ही रहती कि आप सब अभी जब तक आपका सिलेक्शन, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते, जब तक लुक पर नहीं बुक पर ध्यान दीजिए। चलते हैं। जय हिंद।